हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। और आपके लिए यस मेरे रॉक स्टार्स एंड मेगा स्टार्स, आपके लिए एक्सक्लूसिव वीडियो आ रहा है वर्ल्ड वॉर 2 पर। हाँ, आपने कहा सर हिस्ट्री और आर्ट्स के सब्जेक्ट्स में मदद करिए, तो ये रहा आपके लिए वीडियो। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है आपके सिलेबस को कवर करता हुआ, बट आपकी मुझे ढेर सारी सपोर्ट, ढेर सारा मदद चाहिए ताकि आप बताएं कि इसके बाद और क्या चैप्टर्स या सब्जेक्ट आप चाहते हैं। कमेंट में जो आप लिखेंगे हम उसी का नेक्स्ट वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और बस इतना करिए, अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स को शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर लोग कम हैं और ऐसे बनाने वाले भी कम हैं। क्यों? क्योंकि इसका शेयरिंग नहीं हो रही है, ये वीडियोस औरों तक पहुंच नहीं रहे हैं। तो विथ दिस लिटिल हेल्प लेट मी बिगिन द चैप्टर वर्ल्ड वॉर 2, मतलब दूसरा विश्व युद्ध। तो वर्ल्ड वॉर क्या नाम क्यों दिया गया है सर? तो एक ऐसा वॉर जो बिटवीन द मेजर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हुआ, which extended unprecedented toll of life and property। एक ऐसा वॉर विच टच्ड ऑलमोस्ट एवरी कॉन्टिनेंट एंड वॉज एक्सपीरियंस्ड इन ऑल सीज एंड ओशंस। तो ऐसे वॉर का नाम दिया गया है वर्ल्ड वॉर। कब हुआ था वर्ल्ड वॉर? क्यों हुआ था वर्ल्ड वॉर? तो वर्ल्ड वॉर 2 की हम बात कर रहे हैं। वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ 3 सितंबर 1939 से। सर कब तक चला? 6 साल। 6 साल तक चला वर्ल्ड वॉर 2, 1945। हाँ, सितंबर 1945 तक चला। तो क्यों हुआ आप जानना चाहते हैं, और क्या हुआ था इसमें, इसके पीछे फैक्टर्स क्या थे, आइए समझते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि वर्ल्ड वॉर 1 ही वर्ल्ड वॉर 2 का जन्म देने वाला है। मतलब वर्ल्ड वॉर 2 में जो कंट्रीज हारी थी, जर्मनी हार गया था, इटली जीता तो था, पर इटली को जीतने के बाद भी वो अधिकार नहीं मिले, वो फायदे नहीं मिले, जिसलिए इटली ने वर्ल्ड वॉर 1 में पार्टिसिपेट किया था। और जापान, जो कि वर्ल्ड वॉर 1 में इतना एग्रेसिव नहीं था, वर्ल्ड वॉर 2 से आने से पहले वो एक डेवलप्ड और एक इंपेरियलिस्ट कंट्री बन चुका था। तो लेट इंपेरियलिस्ट बन गया था जापान। तो वर्ल्ड वॉर 2 में ये तीनों साथ आ जाएंगे। कौन कौन? जर्मनी, इटली और जापान। और तीनों नाम देंगे रोम, टोक्यो, बर्लिन, एक्सेस। और तीनों को बोलेंगे हम लोग एक्सेस पावर। तो अब ये शुरुआत कहां से होती है, मैं पहले आपको बेसिक्स बता दूं। तो शुरुआत होती है, वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो चुका है, ध्यान दीजिएगा, वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो चुका है 1918 में। जर्मनी बर्बाद हो चुका है, इटली को कुछ मिला नहीं है, और जापान धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। उसे अपनी इंडस्ट्रीज को बढ़ाना है, उसे इंपेरियलिस्ट कंट्री बननी है, और गुलाम कंट्री चाहिए ताकि अपने देश को और बड़ा कर सके। चलिए, इन तीनों देश, एम्बिशियस देश, एक हो जाएंगे। अब इस दौरान क्या होगा? लीग ऑफ नेशन जो वर्ल्ड बॉडी बनाई जाएगी, ये वर्ल्ड में सेकेंड वर्ल्ड वॉर रोकने के लिए बनाई गई इंटरनेशनल बॉडी है। ये ज्यादा काम कर नहीं पाएगी, इसके पास कुछ पावर्स ही नहीं है। हाँ, इसके पास कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं है, और जो बनाने वाला है खुद अमेरिका। हाँ, अमेरिका जिसने लीग ऑफ नेशन को फॉर्म करने में मदद की थी, खुद ही इसका मेंबर नहीं है। तो एक कहे पावरलेस क्या है, एक इंटरनेशनल बॉडी बना दी गई है, और ये एग्रेसिव कंट्रीज को वॉर करने से रोक नहीं पा रही थी। और हो क्या रहा था? जर्मनी ने धीरे धीरे अपने पावर्स को बढ़ाया। जर्मनी का लीडर बन गया, डिक्टेटर बन गया एडोल्फ हिटलर। और इटली में आ गया लीडर उनका मुसोलिनी, बेनिटो मुसोलिनी। ये दोनों ही लीडर्स क्या थे? एग्रेसिव नेचर के थे, डिक्टेटर थे, और इन्होंने अपने देश के लोगों का विश्वास जीत लिया। पूरी सेना, पूरी पुलिस, पूरी मीडिया, सबको अपने कंट्रोल में ले लिया, और सब कुछ अपने मन से चलाने लगे। उनका बस एक ही इरादा था कि अपने देश को और पावरफुल बनाना है, और लव फॉर वंस कंट्री एंड हेट्रेड फॉर द अदर। एग्रेसिव नेशनलिज्म पे ये बिलीव करते थे। नतीजा क्या हुआ? इन्होंने दूसरे कंट्रीज पे वापस अटैक करना शुरू कर दिया। जैसे जर्मनी ने पोलैंड पे अटैक किया, और पोलैंड पे अटैक करते ही वर्ल्ड वॉर 2 शुरू। हाँ, 1
1 सितंबर 1939 को जर्मन अटैक करते हैं पोलैंड पर। यह कहते हुए अटैक करते हैं कि पोलैंड हमारी ही टेरिटरी से लेके बनाया गया था वर्ल्ड वॉर 1 की, और पोलैंड में हमारे ही नागरिक, जर्मन नागरिक रहते हैं, और जो ये रियल जर्मन्स हैं, जो आर्यन रेस हैं, वहां के लोगों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उनके साथ अत्याचार हो रहा है, एट्रॉसिटीज हो रही हैं, उनका बदला लेने के लिए जर्मनी ने अटैक कर दिया पोलैंड पर। 1 सितंबर को जर्मनी ने अटैक किया पोलैंड पर। 3 सितंबर 1939 को फ्रांस और ब्रिटेन पोलैंड की मदद के लिए जर्मनी पर अटैक कर देगा, और यहीं से वर्ल्ड वॉर 2 शुरू। तो अब ये तो हो गई कहानी बेसिक्स। आइए अब थोड़ा समझते हैं क्या फैक्टर्स हैं जो वर्ल्ड वॉर 2 को कॉज करते हैं। तो मैंने पहले ही बताया 3 एग्रेसिव नेशंस हैं वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, जर्मनी, जापान और इटली। तो अब इन तीनों की कहानी, तो मैंने बताया जर्मनी अंडर द एडोल्फ हिटलर क्या करने लगा। जर्मनी के लोगों को एडोल्फ हिटलर ने यह यकीन दिला दिया कि वह देश का पुराना गौरव, देश का पुराना नाम, जो उसका सम्मान है, वो वापस दिला के देगा। कैसे? उन देशों से जिन देशों ने उन्हें हराया है, उन्हें हराकर उनकी टेरिटरीज जो ले ली गई थी वर्ल्ड वॉर 1 के बाद अकॉर्डिंग टू ट्रीटी ऑफ वर्साइलीज, वह सब कुछ उन्हें वापस दिलाकर उसने अपनी सेनाओं को वापस बढ़ाना शुरू कर दिया। देश में रीफॉर्मेशन और रीइंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू कर दिया। लोग भी खुश थे क्योंकि इंप्लॉयमेंट बढ़ रही थी, देश की गरीबी दूर हो रही थी, और अब देश वापस तरक्की के रास्ते पे चल पड़ा था। एडोल्फ हिटलर पर सारे लोगों का पूरा भरोसा था, पूरे जर्मन लोगों का भरोसा था। उसने लोगों को ट्रीटी ऑफ वर्साइलीज में हुए उसके देश के साथ, सर ये ट्रीटी ऑफ वर्साइलीज है क्या? ट्रीटी ऑफ वर्साइलीज क्या है? एक समझौता है वर्ल्ड वॉर 1 को एंड करने के लिए। जब वर्ल्ड वॉर में जर्मनी ने अपनी हार मान ली, तो विनिंग कंट्रीज जिसमें अमेरिका है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया जर्मनी के साथ, जिसमें जर्मनी पे टर्म्स लगाए, $33 बिलियन का उस पर जुर्माना लगाया, कहा वॉर इंडेमनिटी है। जर्मनी को ही गिल्टी ऑफ वॉर माना गया। वर्ल्ड वॉर 1 की बात कर रहे हैं, यह है ट्रीटी ऑफ वर्साइलीज। और जर्मनी को कहा गया कि अब आप अपने सिर्फ 1 लाख ही सैनिक रख सकते हैं। आर्मी कितनी हो सकती है? सिर्फ 1 लाख, बाकी अब आर्मी नहीं रख सकते इसके बियॉन्ड। एयरफोर्स रखना अलाउड नहीं था, नेवी रखना, सबमरीन रखना अलाउड नहीं था। सबमरीन, नेवी रख सकते 15,000 ऑफिसर्स। और क्या बैन लगा दिया गया? उनकी सारी टेरिटरीज, उनकी सारी कॉलोनीज जो जर्मनी की गुलाम देश थे, उन सबको जर्मनी से छीन लिया गया और विनिंग कंट्रीज के बीच में बांट दिया गया। हाँ, कुछ जापान को दे दिया गया, कुछ अमेरिका को दे दिया गया, कुछ ब्रिटेन ने ले लिया, कुछ फ्रांस ने ले लिया। विनिंग कंट्रीज ने ही सारा कुछ उसका देश बांट लिया। कुछ एग्जांपल देता हूं, जैसे फ्रांस को क्या मिल गई? एल्सेज और लोरेन की कोलफील्ड, जो पहले जर्मनी की हुआ करती थी, हाँ, वो उठा करके फ्रांस को दे दी गई 15 साल के लिए। और सार नाम की कोलफील्ड, जो कि बहुत बड़ी कोलफील्ड मानी जाती है यूरोप की, ये भी उठा करके किसको दे दी गई? फ्रांस को दे दी गई। तो जर्मनी को एक तरह से बर्बाद करने के लिए बनाई गई थी ट्रीटी ऑफ वर्साइलीज। और क्या था? जर्मनी को कहा गया कि अब राइन नाम की जो वैली है, जो कि फ्रांस और जर्मनी के बीच की एक रिवर है, उसको आप क्या करना है? कंप्लीटली फ्री कर देना है। अर्थात ये एरिया भी किसके पास चला जा रहा है? फ्रांस से। तो इस तरह से जर्मनी को पूरी तरह से बर्बाद करने वाली ट्रीटी साइन करा दी गई थी। एक तरह से कहें कि जर्मनी एकदम बर्बाद हो चुका था वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। वहां अनएम्प्लॉयमेंट थी, वहां पे पावर्टी थी, वहां पर एक कह सकते हैं कि पूरा देश बर्बाद हो चुका था। और इसी का फायदा लेते हुए वहां पर एडोल्फ हिटलर, जो कि पहले तो एक मामूली सा सिपाही था, एक मामूली सा व्यक्ति था आर्म फोर्सेस में वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान, अब यहां आते आते वहां का डिक्टेटर बन जाएगा। ठीक है, वही लोगों को क्या करेगा? भड़का देगा। किनके खिलाफ? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस के खिलाफ भड़का देगा। और वो करेगा पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन। अब वो नई कंट्रीज, नए टेरिटरीज को वापस क्या करेगा? जीतने लगेगा, क्योंकि वो कहेगा ना कि जर्मनी को अब एक्सपेंड करना ही पड़ेगा अपने आप को डेवलप करने के लिए, अपने आप को सुपर पावर बनाने के लिए। और इसी वजह से वो पोलैंड पे अटैक करेगा, और पोलैंड पे अटैक करेगा 1939 पे, यही बन जाएगा इमीडिएट कॉज ऑफ द वर्ल्ड वॉर 2। हाँ, जर्मनीज अटैक ऑन पोलैंड बिकम्स द इमीडिएट कॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। इटली के बारे में जाने तो इटली में भी लगभग सिमिलर कहानी है। इटली में जो डिक्टेटर है वो नाम है बेनिटो मुसोलिनी। इसने भी अपने देश के लोगों को यह यकीन दिला दिया कि फैसिज्म एक पॉलिसी है हमारी, जिसका मकसद है क्या करना? बंडल ऑफ स्टिक्स टाइड टुगेदर एज वन, जिसका मतलब है कि हम सब एकजुट होकर के क्या करेंगे? देश के लिए काम करेंगे।
देश सर्वोपरि है और देश के लिए अगर किसी को मारना पड़े, किसी को दबाना पड़े, कुचलना पड़े, हम सब कुछ करेंगे। और वॉर को उसने क्या किया और प्रेशराइज किया, मतलब लोगों को कहा कि देश को लड़ना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा और आगे बढ़ने के लिए। और नतीजा क्या किया, इटली ने एक बड़ी सेना बनाई और उसने इथोपिया को भी अटैक कर लिया 1939 में 35 में। इथोपिया को अटैक करने पर कोई इसे रोक भी नहीं पाया, नहीं, लीग ऑफ नेशन इथोपिया को बचा भी नहीं पाया। अब जापान की कहानी बताते हैं। जापान जो कि लेट इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू करता है पर अपने आप को एग्रेसिवली पावरफुल बनाने की कोशिश करता है, जिसके लिए उसे नई एरियाज चाहिए जहां से वो रॉ मटेरियल ला सके अपनी इंडस्ट्रीज के लिए, और उसे चाहिए सबसे इंपॉर्टेंटली मार्केट फॉर द न्यू, फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। इसीलिए जापान भी क्या कर रहा है, इंपेरियलिस्ट कंट्री बन गया है। अब जापान एशिया के कंट्रीज को जीतना चाहता है जो कि पहले ही किसी न किसी इंपेरियलिस्ट कंट्री के अंडर में है, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब उस पहले इंपेरियलिस्ट कंट्री को हटाएंगे तब तो जापान आ पाएगा। जैसे कि इसमें कहानी है, जापान ने चाइना पर अटैक कर दिया। हाँ, चाइना के एक बड़े हिस्से को जापान ने कब्जा कर लिया, मंचूरिया नाम की एक प्लेस, हाँ मंचूरियन, खाने वाला मंचूरियन, हाँ उसी का, उसको अटैक कर दिया। और क्या किया उसने, साउथ ईस्ट एशिया के काफी हिस्सों को क्या कर दिया, अटैक किया और अपने कब्जे में भी ले लिया। तो इस तरीके से एक एग्रेसिव पावर दूसरे को क्या कर रहा है, डरा रहा है, धमका रहा है, और यही कारण बन जाएगा वर्ल्ड वॉर 2 का। और क्या होगा, एक बहुत बड़ा रीजन दिया गया वर्ल्ड वॉर 2 का, वो है एंग्लो फ्रेंच अपीजमेंट। सर ये अपीजमेंट का मतलब क्या होता है? अपीज करना मतलब होता है टू अलाउ एन एग्रेसिव कंट्री टू टेक एग्रेशन। अब इसका मतलब किसी को आप गुस्सा या लड़ाई करने दीजिए, इसलिए करने दीजिए कि अरे छोड़ो, हमें थोड़ा ना नुकसान पहुंचा रहा है। बात समझ में आ गई? इस पॉलिसी का नाम दिया अपीजमेंट। अब इंग्लैंड और फ्रांस जो कि ताकतवर देश हैं वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, अब उन्होंने देखा कि जर्मनी छोटे छोटे देशों पे अटैक कर रहा है, यही काम इटली भी कर रहा है। तो उन्होंने क्या किया, जर्मनी को या इटली को रोका नहीं कि तुम क्यों अटैक कर रहे हो दूसरे देशों में, छोटे देशों में। बोला छोड़ो, जाने दो, करने दो जर्मनी को अटैक, जाने दो, दूसरे छोटे छोटे देशों को ले रहा है, कोई बात नहीं, हो सकता है कि अटैक करना इसके बाद बंद कर देगा। पर आप भूल गए हैं कि जो छोटे छोटे देशों को अटैक कर रहा है, धीरे धीरे उसकी पावर और बढ़ रही है, उसकी भूख और बढ़ रही है, उसके एम्बिशंस और बढ़ रहे हैं, उसकी सेना और मजबूत हो रही है। अब तो क्या करेगा, आप पे भी अटैक कर देगा। यही कारण बन जाएगा, अपीजमेंट कारण बन जाएगा वर्ल्ड वॉर 2 का। तो फ्रांस और ब्रिटेन ने यही गलती की थी। उन्होंने सोचा कि हिटलर्स की जो लालच है उसको पूरा करने देते हैं, ठीक है थोड़ा हिटलर जीत लेगा तो क्या होगा। तो हिटलर की इसको मारना नहीं, अटैक ना करना चाहते तो पहले ही अटैक कर लेते, इतना आगे बढ़ने ही नहीं देते जर्मनी को। तो हिटलर की डिमांड को क्या किया, दोनों ने इग्नोर किया। दे होप्ड बाय लेटिंग जर्मनी टेक ओवर सम लैंड लाइक सुडेन लैंड। देखिए एक अलग कंट्री है सुडेन लैंड, और चेकोस्लोवाकिया। 1938 में हिटलर ने इन दोनों को कब्जा कर लिया और यहां रुका नहीं, अब वो पोलैंड पे कब्जा करने जा रहा है। तो इस तरीके से उन्होंने ही गलती की, है ना, अपीज करने दिया। और क्या एग्जांपल है, ब्रिटेन एंड फ्रांस वर ट्राइंग टू अवॉइड वॉर बट दिस स्ट्रेटेजी, सोचा इससे वॉर नहीं होगा, हमारा अभी वॉर करने का इरादा नहीं है, कहते ना टालना, एक तरह से छोड़ देना, अरे छोड़ो जाने दो, जाने दो। बट यही गलती क्या हो जाएगी, भारी पड़ेगी, वर्ल्ड वॉर 2 बन जाएगी गलती। अच्छा, जापान के साथ भी यही हुआ, जापान ने भी चाइना पे अटैक किया, तो इंग्लैंड और फ्रांस उस पे भी क्या कर दे रहे, बोले छोड़ो जाने दो, चाइना से वैसे ही हमारी दुश्मनी है, तो अगर चाइना पे अटैक कर रहा है अच्छा है, मेरे तो दुश्मन को ही मार रहा है जापान, ठीक है करने दो अटैक। पर यहां पे गलती हो गई, लीग ऑफ नेशन जो इंटरनेशनल बॉडी बनाई गई थी, वो चाहता जापान को रोक सकता था, पर नहीं हुआ। ठीक है, इन्वेजन बाय द एक्सिस पावर, तो मैंने बताया रोम, टोक्यो, बर्लिन एक्सिस। हाँ, ये जो तीनों कंट्रीज हैं इनकी कैपिटल्स के नाम से बनाया गया ये एक्सिस पावर। अब ये पावर अटैक करना शुरू कर देगी। जैसे मैंने बताया 1939 में जर्मनी पोलैंड को अटैक करेगा, जिसकी वजह से ब्रिटेन और फ्रांस जर्मनी पे अटैक कर देंगे। ठीक है, 1940 में जर्मनी इतना तेज अटैक करेगा जैसे मानो कि बिजली गिरी है। क्या? हाँ, जैसे मानो बिजली गिर गई है, और इसका नाम दिया है ब्लिट्जक्रिग। क्या? ब्लिट्जक्रिग एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है लाइटनिंग इफेक्ट से, और बहुत बड़ी टेरिटरी क्या हो जाएगा, जर्मनी जीत भी लेगी, क्योंकि कोई उसे रोक नहीं पाएगा।
हिटलर की आर्मी बहुत स्ट्रांग थी, बहुत सारे देश जीत लेंगे, यहां तक कि वो फ्रांस और बेल्जियम को भी जीत जाएगा। हाँ, अपने जर्मनी ने अपने आसपास के सारे दुश्मनों को हरा दिया। वेस्ट जर्मनी अब किसके हाथ में आ गया? पूरा सॉरी वेस्ट यूरोप पूरा क्या हो गया? जर्मनी के हाथ में आ गया, हिटलर के हाथ में चला गया इस वॉर के दौरान। 1941 में जर्मनी सोवियत यूनियन पर अटैक कर देगा और यही उससे सबसे बड़ी गलती होने वाली है। वर्ल्ड वॉर 2 की जर्मनी की सबसे बड़ी गलती क्या है कि वह रशिया से नॉन एग्रेशन पैक्ट साइन करेगा, 20 साल का नॉन एग्रेशन पैक्ट साइन करेगा और वहीं धोखा दे देगा। यहां समझौता करेगा हिटलर, रशिया के साथ एग्रीमेंट करेगा कि 20 साल ना तुम मुझे अटैक करोगे ना 20 साल मैं तुम्हें अटैक करूंगा, और हिटलर धोखा देगा और रशिया पर अटैक कर देगा। और यह हिटलर की सबसे बड़ी गलती मानी जाएगी वर्ल्ड वॉर 2 की। होगा क्या जानते हैं? जर्मन फोर्सेस पहुंचेगी स्टालिनग्रेड, 6 लाख सैनिक स्टालिनग्रेड में तड़प करके भूखे प्यासे ठंड में मर जाएंगे और बहुत बड़ी जीत हासिल होगी रशिया को। हाँ, सोवियत यूनियन की बहुत बड़ी जीत हासिल होगी क्योंकि उन्होंने जर्मनी के एक बड़े सेना को क्या क्या खत्म कर दिया, जिससे जर्मनी कमजोर पड़ गया। हाँ, जर्मनी के हारने का एक बड़ा रीजन यही है। तो कहते हैं ना लालच बुरी बला है, तो जर्मनी ने लालच किया, वैसे तो एग्रीमेंट किया था पर कर दिया अटैक। अच्छा, जापान ने क्या किया? जापान ने चाइना पर अटैक किया 1939 में, और बाद में उसने कई सारी एरियाज जो साउथ ईस्ट के एशिया के पोर्शन थे उस पर अपना कब्जा जमा लिया। हाँ, जापान एग्रेसिव बन चुका था। 1941 में जापान से भी गलती होने वाली है। ये सारे एक्सिस कंट्री गलती करने वाले हैं वर्ल्ड वॉर 2 से पहले। क्या? जापान ने अटैक कर दिया पर्ल हार्बर को। पर्ल हार्बर क्या है? एक नेवल बेस है। किसका? अमेरिका का। मतलब अमेरिका की मिलिट्री नेवी, नेवी समझते हैं ना, समुद्र में जो जहाज होते हैं, जो समझ गए ना, नेवी जो समुद्र की रक्षा करने के लिए होते हैं। पर्ल हार्बर नाम की प्लेस पे, हाँ, वहां पे रहते थे, उनका एक नेवल बेस था। जापान ने उन पे अटैक कर दिया और बहुत बड़ा उनको नुकसान पहुंचाया। हाँ, सही सुन रहे हैं, 3700 लोग मारे गए और बहुत सारी उनकी शिप्स क्या हो गई? डिस्ट्रॉय हो गई। पर जापान से गलती हो गई। जापान से गलती क्या हो गई? वो उसके रिपेयर सेंटर्स को, हाँ, उनके रिपेयर सेंटर्स को नहीं खत्म कर पाया। अब अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 में एंट्री कर जाएगा। अभी तक अमेरिका क्या था? साइलेंट था वर्ल्ड वॉर 2 में। 1939 से वर्ल्ड वॉर चल रहा है पर अमेरिका साइलेंट है। 1941 में जापान की वजह से अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 में एंटर कर जाएगा। अब वो जापान को हराने के लिए इनको मदद करना शुरू कर देगा। किसको? इंग्लैंड फ्रांस की सेना को मदद करना शुरू कर देगा। यहां वाली ताकत बढ़ जाएगी। अब एक्सिस पावर कमजोर हो जाएगी। ठीक है, और बताइए आपको आगे क्या होने वाला है। जापान से वो अपना बदला लेगा। मैं भी आगे बताऊंगा कैसे अमेरिका ने जापान से अपना बदला लिया, क्या किया। हाँ, चलो, रीजंस फॉर डिफीट ऑफ द एक्सिस पावर मैंने पहले ही बताया। एक्सिस पावर एक एक करके चुन चुन करके हार दिया जाएगा, क्योंकि अलाइड जो है, जो ज्यादा पावरफुल है, मतलब ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और रशिया, ये ज्यादा पावरफुल बन जाएंगे। कैसे? देखो, द अलाइड फोर्सेस जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया है, ये एक साथ मिल करके अटैक करेंगे, और जब एक साथ हो जाएंगे तो ये ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे अलाइज से। इनके पास ज्यादा रिसोर्सेज है, क्योंकि इनके पास दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका और रशिया इनको रिसोर्सेज दे रहा है। मतलब हथियार चाहिए, सेना चाहिए, सबसे ज्यादा सेना का प्रोडक्ट पैदावार करने वाला देश कौन है? अमेरिका और रशिया। तो ये दोनों किसके मदद में कूद गए हैं? ब्रिटेन और फ्रांस की। तो जर्मनी की तो हार होनी होनी है। और क्या हुआ था? एक्सिस ने क्या किया? एक्सिस ने अपने कामों को बहुत जगह फैला रखा था। ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका के अलग अलग फ्रंट्स पे वो लड़ाई कर रहा था। मतलब कि एक साथ कई जगहों पे वो उसकी सेनाएं युद्ध कर रही थी। कुछ हिस्सा इधर कर रही थी, कुछ एक साथ वो नहीं थे। समझ में आया? वो फैले हुए थे। तो जर्मनी ने जब रशिया को अटैक किया, जापान ने पैसिफिक पे अटैक किया, तो एक तरह से उनकी सेनाएं बिखरी हुई हैं। एक्सिस पावर की सेना स्प्रेडेड है, फाइटिंग इन द डिफरेंट फ्रंट्स कर रही हैं, जबकि अलाइड की पावर्स क्या हैं? एकजुट है। एलाइज के पास ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी है, उनके वेपन्स ज्यादा अच्छे हैं। उनमें से एक कहानी है डी डे की। सर, डी डे क्या है? अरे डे है भाई, डी डे, और कोई नया चीज नहीं है। बैटल ऑफ नॉर्मंडी। क्या? बैटल ऑफ नॉर्मंडी इज ऑल्सो नोन एज डी डे। 1944 में क्या हुआ? फ्रांस हार चुका है, पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, जर्मनी उसे जीत लिया है, पर अमेरिका, ब्रिटेन की फोर्सेस बड़ी सेना लेकर के, बड़ी सेना लेकर समुद्र के रास्ते से पहुंचती है जर्मनी को हराने के लिए।
हाँ, इसको कहा दिया है, इसको बैटल को कहा है डी डे। इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट, कहते हैं ना, बैटल, जब फ्रांस को उन लोग आजाद करा लेंगे 1944 में, जर्मन सेना को उन लोग खदेड़ देंगे। हाँ, इसमें ब्रिटेन, रशिया और इवन कनाडा की भी फोर्सेस इनके साथ हैं। तो तीनों फोर्सेस समुद्र के रास्ते से आएंगी, फ्रांस के नॉर्मंडी में पहुंचेंगी और वहां से क्या करेंगी, जर्मन फोर्सेस को हराते हुए, खदेड़ते हुए ले जाएंगी जर्मनी तक वापस। तो इस तरह से, एक तरह से कहें, फ्रांस, बेल्जियम, ये से देश वापस क्या हो जाएंगे, आजाद हो जाएंगे जर्मनी से। और अमेरिका क्या करेगा, एटॉमिक बम गिरा देगा हिरोशिमा नागासाकी में। मैंने कहा था अमेरिका तो बदला लेता ही है। 6 अगस्त को गिराएगा हिरोशिमा में और 9 अगस्त को गिराएगा, हाँ, नागासाकी में। और क्या हुआ, इन रेजिस्टेंस का भी इसमें पार्ट है छोटा सा। रेजिस्टेंस मतलब होता है जो जर्मनी और जापान थे उनमें बहुत सारा रेजिस्टेंस मूवमेंट भी चल रहा था, ठीक है ना, क्योंकि वहां के खुद के नागरिक अपने ही डिक्टेटर या अपने ही रूलर से सेटिस्फाइड नहीं थे। पता है क्या होगा, बेनिटो मुसोलिनी क्या करेगा, मार दिया जाएगा। एडोल्फ हिटलर सुसाइड कर लेगा और जापान का जो एम्परर था उसे क्या देश निकाला दे दिया जाएगा, वो भाग जाएगा देश छोड़ करके। तो इन सारे जो रूलर्स हैं इन कंट्रीज के, एक्सेस पावर के, सब बर्बाद हो जाएंगे। 1945 वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होने जा रहा है सितंबर में ही, ठीक है। 1945 में जापान सबसे लास्ट में सरेंडर करेगा। आफ्टर हैवी फाइटिंग एक्सेस पावर वाज डिफीटेड। जर्मनी ने सरेंडर तो पहले ही कर दिया था, हाँ, जर्मनी 1945 में ही सरेंडर कर देगी, क्योंकि जर्मनी को हर तरफ से हरा दिया जाएगा। एक तरफ से रशिया और दूसरी तरफ से ब्रिटेन, अमेरिका की फोर्सेस मिल करके हरा देंगी जर्मनी को, ठीक है। एंड जापान सरेंडर करेगा अगस्त 1945 में। तो वर्ल्ड वॉर 2 इससे फिनिश हो जाएगा। तो इसी तरीके से मैंने आपको शॉर्ट में आपके पूरे सिलेबस को फिनिश करने की कोशिश की है। बस चाहिए आपका ढेर सारा सपोर्ट, क्योंकि इस चैनल पर आपके सपोर्ट के बिना और वीडियोस बनाना, क्योंकि जब आप कमेंट नहीं करोगे, सपोर्ट नहीं करोगे, अपने क्लासमेट्स को शेयर नहीं करोगे, तो शायद और वीडियोस बनाने का जो एनकरेजमेंट है वो नहीं रहेगा। सो वेटिंग फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट। बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।